हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में। आई होप आप सभी ने पिछले जो भी वीडियोस बनाए हैं उनको अच्छे से देखा होगा। अगर कोई भी डाउट्स है, आप जिन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें सो दैट मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको इसी तरीके से जो हेल्पफुल वीडियोस हैं वो मिलते रहें। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस कि बायो में टॉपिक्स हैं। वो सबसे पहला है आपका लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड हेरिडिटी। और टोटल जो एग्ज़ाम में मार्क्स आता है बायो 25 मार्क्स का आता है। उसमें से भी अगर लाइफ प्रोसेस की बात की जाए तो 12 मार्क्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत सीरियस होकर के पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहीं से कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या? द प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो भी एनिमल्स को या फिर ह्यूमन बींग्स को जो भी लाइफ परफॉर्म करने के लिए, जो उनकी लाइफ को जीने के लिए जो भी इसेंशियल प्रोसेस हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हमें ब्रीदिंग और हमारे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलता है? रेस्पिरेशन से। न्यूट्रिशन क्यों एसेंशियल है? क्योंकि न्यूट्रिशन के थ्रू ही तो हम अपना भोजन डाइजेशन करते हैं। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, वो किसकी वजह से बनाते हैं? न्यूट्रिशन की वजह से। तो आपको ध्यान रखना, हर एक टॉपिक में दो चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, एक एनिमल्स के बारे में, दूसरा प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, बहुत बेसिक से समझाते हुए चलूँगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तब भी ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए पेन और पेपर को ले लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको नोट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। अब स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में। तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेते हैं और उसे एनर्जी के फॉर्म में क्या करते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं। जबकि न्यूट्रिएंट हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड हैं, जैसे कि फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, जो भी एसेंशियल मिनरल्स हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा क्या न्यूट्रिशन है और क्या न्यूट्रिएंट है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे अभी, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। जो प्लांट हैं वो दोनों तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? ऑटोट्रॉप्स, जिसमें आते हैं प्लांट, इसके साथ साथ हमारी एल्गी भी आते हैं, और एल्गी के साथ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स की कंडीशंस में आते हैं, जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन फूड सिंथेसाइज करने के लिए जो मेन कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है हमारा? वो हमारा क्लोरोफिल है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है। अब आगे बात करते हैं। तो जो हेटेरोट्रॉप्स है इसका मतलब होता है अदर। ये फूड के लिए अदर पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि होलोजोइक। होलोजोइक में आता है अमीबा और ह्यूमन। होलोजोइक का मतलब है जो पहले फूड को कंज्यूम करते हैं उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है? फंगी। ये अपना डाइजेशन है वो इनटेक करने से पहले ही कर लेते हैं, आउटसाइड द बॉडी डाइजेशन करते हैं, यानी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं वो बॉडी के आउटसाइड करते हैं। जबकि होलोजोइक है वो फूड का डाइजेशन बॉडी के इनसाइड करते हैं। इनको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हर्बीवोरस जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं ओनली, कार्निवोरस जो मीट को कंज्यूम करते हैं ओनली, और ओमनिवोरस जो मीट और प्लांट्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। इनके एग्जाम्पल एक एक दो याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार MCQs क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। अगला है हमारा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लांट्स में हमारा कसकटा, जिसको हम हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं, और हमारा लीज, ये भी हमारा क्या है? पैरासाइटिक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वन शॉट का मतलब है क्विक रिवीजन।
तो मैं रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि किसी भी टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है, डेप्थ में समझना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस टॉपिक्स को और भी अच्छे से समझाऊंगा और भी उसे डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये तो बेसिक्स बातें थी जो हमने क्लास 7th में भी पढ़ी होंगी कि क्या ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, पैरासाइटिक और होलोजॉइक, सेप्रोट्रॉपिक, ये सारी बेसिक पॉइंट्स हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं और डिटेल डिस्कशन करना शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड in the form of carbohydrate by carbon dioxide H2O in the process of sunlight and chlorophyll। जो सनलाइट और क्लोरोफिल की से हेल्प से प्लांट्स है वो अपना फूड बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? जो CO2 है इनको जो इन्वायरमेंट से मिल जाता है, वाटर रूट्स के थ्रू इनको मिल ही जाती है, सनलाइट मिल जाता है, हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोफिल जो प्लांट्स की लीव्स में होता है, और ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन, तो ये बाहर रिलीज़ कर देते हैं। अब एक बात समझने की ज़रूरत है, ये आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ इसको डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? मैंने देखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया भी हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां कर देते हैं एग्जाम में, और वो गलत करके आए हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज है, वाटर है और ऑक्सीजन है। ये क्या है? प्रोडक्ट हैं। आउटकम है। और रिएक्टेंट क्या है? जो केमिकल सब्सटेंस को रिक्वायरमेंट है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल भी ये क्या है? रिएक्टेंट का काम करते हैं, इनको एसेंशियल है, जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, स्टार्च फूड स्टोर्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो प्लांट्स हैं वो स्टार्च के फॉर्मेट में अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो क्योंकि यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लांट्स हैं वो फूड को किस फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। तो ये तो समझ में आया होगा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन कुछ बातें समझ लीजिएगा। क्या है कि प्लांट्स हैं वो वाटर लेते हैं, वो रूट्स के थ्रू लेते हैं, रूट्स के थ्रू ये वाटर है वो लीव्स तक पहुंचता है। लेकिन इसको पहुंचाने के लिए जाइलम की ज़रूरत होती है। जाइलम एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। जाइलम की थ्रू प्लांट्स हैं वो वाटर लीव्स तक पहुंचता है। उसके बाद जो लीव्स है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट होता है और सनलाइट के प्रेजेंट में और कार्बन डाई के साथ ये अपना फूड बना लेते हैं जिसे ग्लूकोज कहते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है वो पूरे प्लांट्स के डिफरेंट पोजीशंस में सेंड किया जाता है और इसे ये किसके थ्रू प्रोसेस होता है? ये फ्लोएम के थ्रू होता है। तो प्लांट्स में 2 कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो याद करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जाइलम जल, फ्लोएम फूड, इस तरीके से आप याद कर सकते हो और इस तरीके से आपको याद भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये MCQs में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कई बार ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है कि आपको लेबलिंग करने को एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या क्या लेबलिंग करना है? देखो ये एक 2 फिगर हैं, समझिएगा। ये एक लीव्स का स्ट्रक्चर है जिसमें लीव्स के स्ट्रक्चर्स में आपको ध्यान रखना है कि ये, लेकिन जो डायग्राम आपको आता है लेबलिंग करने के लिए वो ये सेकंड वाला आता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये ऊपर क्या है, वैक्सी सर्कल, अपर एपिडर्मिड्स, लोअर एपिडर्मिड्स, ये क्या है, गार्ड सेल, एयर स्पेस और क्लोरोप्लास्ट। इस तरीके से आपको लेबलिंग डायग्राम करने के लिए आ जाता है। तो आपको डायग्राम को लेबलिंग करना आना चाहिए। इसीलिए इसका मैं कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट आप याद रख सकें। इसी तरीके से ये स्टोमेटा है। अब कई बार पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? तो आपको पता है स्टोमेटा इज स्मॉल पोर्स which found on the leaf surface which help in the exchange of gases and water।
जो वाटर एंड गैसेस के एक्सचेंज करने में हेल्प करता है वो कौन करता है? स्टोमेटा। अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ, हु रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एमसीक्यूज में आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा, मैं यही सारे क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, इसीलिए ये क्लास और भी अच्छा हो जाता है क्योंकि मैं बता भी रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। तो ये स्टोमेटा है, उसका फंक्शन पता चल गया। गार्ड सेल क्या करता है? स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोज करने में हेल्प करता है, तो यही ध्यान रखिएगा। और इनके नाम, ये जो ओपन स्टोमेटा है और क्लोज स्टोमेटा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोनों फिगर, और आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म? तो ऑटोट्रॉप्स दे कैन मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स, जबकि हेटरोट्रॉप्स वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स वो अपना खुद का खाना बना लेते हैं। क्लोरोफिल इज नेसेसरी, वो तभी अपना खाना बना सकते हैं जब उनके पास क्लोरोफिल होगी, जबकि क्लोरोफिल इज एब्सेंट। जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, कई बार प्लांट्स होते हैं वो सेमी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कुछ चीज़ें वो अपना खुद बना लेते हैं, कुछ दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें पिचर प्लांट, तो पिचर प्लांट है वो इंसेक्टिवोरियस है, वो इंसेक्ट को कंज्यूम करता है, लेकिन उसके पास क्लोरोफिल है, तो फिर भी क्यों इंसेक्ट को कंज्यूम करता है? क्योंकि वो ग्रो होते हैं नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में, इसीलिए उन प्लांट्स को तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सप्लीमेंट की तरीके से इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। आया समझ में? यानी इसी तरीके से डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर्स, जो प्लांट्स में डाइजेशन अकर्स नहीं होता, जबकि हेटरोट्रॉप्स में है वो डाइजेशन होता है, जैसे कि एनिमल्स में। एग्जाम्पल क्या क्या हैं? प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि हेटरोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं, प्लांट्स को छोड़ करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें न्यूट्रिशन इन प्लांट समझ में आया, और क्या समझ में आया? ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गन। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? दे हैव ओनली सिंगल सेल। ये क्लास 9th में आपको अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज दे हैव सिंगल सेल ऑर्गन्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा इन होलोजोइक, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। होलोजोइक क्या होते हैं? जो फूड को कंज्यूम करते हैं उसके बाद डाइजेशन करते हैं। तो देखो, ये फूड पार्टिकल्स है, तो जो अमीबा है वो अपने आप को इस तरीके से कर लेता है, जिसकी वजह से ये इसको ग्रैब करने की जो प्रेसिडोपोडिया हैं इनकी हेल्प से जो फूड को अपने अंदर ले लेते हैं। फिर यहाँ इसके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर एसिमिलेशन होता है, जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ईजेशन। परेशान नहीं होना है हर एक टर्म्स को, क्या हमारा ईजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, ईजेशन है, इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। बस आपको यही बताने का मेरा पर्पस था कि जो यहाँ से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि प्लेसिडोपोडिया, ये पहले पूछ लिया जाता है कि अमीबा है वो अपना फूड किस तरीके से ग्रैब करता है, तो प्लेसिडोपोडिया की हेल्प से ग्रैब करता है। दूसरा, जो अमीबा है वो किस तरीके का प्लांट ऑर्गेनिज्म है, वो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बना होता है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हमारा आ गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी को आप समझते हैं आसान, बहुत डिटेल से। तो सबसे पहले आपको, जब हम डाइजेशन और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को समझना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिएगा, ये है हमारा बकल कैविटी, या फिर हम कह सकते हैं माउथ। इसके थ्रू ये है हमारा ईसोफेगस, और ईसोफेगस के थ्रू फूड है वो स्टोमक में आता है। स्टोमक के थ्रू फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जहाँ से लिवर से कुछ बाइल जूस रिलीज़ होते हैं, इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन है,
ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए है क्योंकि वो लंबी है, इसलिए नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन का रेडियस के बेसिस पर डिफाइन किया गया है लार्ज और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का रेडियस बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का रेडियस छोटा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन दैट्स मीन रेडियस छोटा, लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो रेडियस है वो बड़ा होता है। और फिर एनस एंड देन रेक्टम। अब देखो भैया, यहाँ से आपको फिगर को लेबलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको समझ लेना पड़ेगा कि फिगर कई बार लेबलिंग करने के लिए आते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, लेबलिंग करने के लिए आते ही आते हैं। तो हर एक ऑर्गन्स का इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पता होना। अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलकर के जो ह्यूमन डाइजेशन करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल इज़ द लार्जेस्ट ट्यूब अराउंड 7 to 8 मीटर। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 7 से 8 मीटर का होता है, यानी जो हमारा माउथ से एनस तक का जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 7 to 8 मीटर का होता है। अब स्टेप्स ऑफ डाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डाइजेशन अच्छे से समझना है। तो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन में पहला आ जाता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड बाय माउथ। जब हम मुंह से फूड के लेने की प्रोसेस है, जो फूड का हम पहला बाइट जब हम कट करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। देन डाइजेशन है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है समझिएगा। जैसे आपने फूड को कंज्यूम किया, जैसे एक आपने रोटी का निवाला लिया या दाल लिया, सब्जी लिया, कुछ भी लिया, उसको जब हम आप मुंह में रखते हैं तो उसे इंजेशन कहते हैं। जैसे ही आप चू करना शुरू करते हैं तो आपके टीथ और टंग अपना टीथ क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। टंग क्या है? टेस्ट करने का काम करता है। इसके साथ साथ हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब यहाँ क्या है कि फूड है जो आपने अलग जो आपने फूड रोटी के फॉर्मेट में लिया, लेकिन जब ये एंड प्रोडक्ट होगा तो आपको ग्लूकोज के तौर पे मिलेगा या फिर अमीनो एसिड के फॉर्मेट में मिलेंगे। यही क्या है? ये जो लार्ज कंपोनेंट्स हैं इनको ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉल कंपोनेंट्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन, फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल्स टू ब्लड। एब्जॉर्प्शन क्या है? जब एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में जो फूड सब जाता है तो इसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। एंड एसिमिलेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फूड ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेस्ट हो चुका फूड है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, सेल्स तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। एंड ईजेशन, एलिमिनेटेड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालना। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ईजेशन और इंजेशन। देखो इंजेशन है वो हमारा इनकमिंग है, जो टेकिंग ऑफ फूड है। ईजेशन एग्जिट से है, याद रखने का तरीका है ईजेशन एग्जिट, तो जो कि फूड्स अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम समझते हैं माउथ। तो माउथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। टंग है वो उसका काम क्या होता है? टेस्ट बर्ड होते हैं, फूड को मिक्स करने में और टेस्ट करने में और स्लाइवा को फूड में मिक्स करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ टेस्ट बर्ड्स हैं जो स्वीट्स, सॉल्ट, सोर, बिटर का टेस्ट करने की लोकेशंस हैं। ये इस एरिया पर आपको स्वीट लगेगा, सोर लगेगा या बिटर लगेगा। ठीक है। अगला है हमारा टीथ। टीथ है, टीथ का काम क्या होता है? फूड को च्यू करना। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, जैसे कि प्रीमोलर, फिर हमारा होता है प्रीमोलर, मोलर एंड कैनाइन एंड इंसीजर। तो जो इंसीजर होते हैं, जो सामने के ये जो 4 दांत दिख रहे हैं वो इंसीजर हैं। इनका काम क्या होता है? फूड को कट करना। कैनाइन का काम होता है फूड को टेयर करना, तो फाड़ना। और अगला जो प्रीमोलर हैं और मोलर हैं ये आपके फूड को क्या करते हैं? ये आपके फूड को च्यू करने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में तो 1 and 2 टीथ होंगे जाएंगे जो आपके इंसीजर, 1 कैनाइन एंड 2 जो प्रीमोलर एंड 3 मोलर। तो 3, 2, 5, 1, 6 एंड 2, 8। तो इस तरीके से आपके पास 8 टीथ हैं और चारों सेक्शन में
इक्वली टीथ होते हैं तो ह्यूमन बॉडी में 32 टीथ होते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो फूड टीथ का काम क्या है, फूड को च्यू करना। इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि जो रूट टीथ होता है, इस टीथ के जो यहाँ होते हैं वो रूट होते हैं, ये नेक है और अपर पोर्शन क्राउन है। तो रूट कैनाल जैसे वर्ड्स का नाम सुना होगा, वो तब होता है जब आपके टीथ में डिके होना शुरू हो जाए, ख़राब होना शुरू हो जाए। इसके साथ सलाइवरी ग्लैंड का काम फंक्शन होता है, वो क्या होता है, ये फूड को ब्रेक डाउन करने का काम होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो आई होप यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड हैं, ये यहाँ से सलाइवा रिलीज़ करती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं, उनके भी फंक्शन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इसोफेगस जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड माउथ से स्टोमक में, स्टोमक करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, फाइनली डाइजेशन होता है वो आपका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस आता है, फाइनली डाइजेशन कहाँ होता है, फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। ध्यान रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन है जो इसमें सॉल्ट, विटामिन्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शंस का प्रोसेस होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस का प्रोसेस होता है। लेकिन जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट, विटामिन्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शंस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जबकि एनएस का काम होता है एलिमिनेटेड ऑफ वेस्ट, जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। अब ये तो हमारा एक ऐसे समझिएगा हमारे ऑर्गन्स का क्या फंक्शंस था वो। अब क्योंकि ये जो डाइजेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन जो हमारे इम्पॉर्टेंट्स हैं, वो जो आपको पता होने चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट्स ग्लैंड्स हैं और उनसे रिलीज़ होने वाले केमिकल्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। पहला है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जिससे सिक्रीट होता है सलाइवा, जिसको हम सलाइवरी एमाइलाइज भी कहते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को पार्सली। यहाँ पी लिखा है, दैट्स मीन पार्सली ब्रेक डाउन करता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन यहाँ नहीं होता है। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टोमक में होती है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती है, जिसमें 3 सब्सटेंस होते हैं, एंजाइम पेप्सिन जो कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, दूसरा HCl जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, और थर्ड म्यूकस जो कि प्रोटेक्ट करता है HCl से। क्योंकि आपको पता है कि स्टोमक की लाइनिंग के पास HCl होता है, और इस HCl के पास ये जो क्योंकि ये HCl है, ये बहुत हार्म होता है केमिकल, जो कि आपके स्टोमक को डैमेज भी कर सकता है। इसीलिए इसके पास आउटर लाइनिंग में म्यूकस होता है जो इसको HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि स्टोमक्स में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं 3 सब्सटेंस, एंजाइम पेप्सिन एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, HCl जो कि किल करता है बैक्टीरिया को, और म्यूकस जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl से। ठीक है। अगला क्या है, लिवर, जो रिलीज़ होता है, लिवर से रिलीज़ होता है क्या, बाइल जूस, जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अगला क्या है, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें एमाइलेज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करता है, और लाइपेज है वो फैट को भी कंप्लीट डाइजेस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जो एंजाइम एमाइलेज, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। तो आपको ध्यान रखना है, एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट्स हैं। अब देखो यहाँ एक पॉइंट्स रह गया है जिसको हम कहते हैं विलाय। विलाय क्या होता है, और आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ विलाय एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाय। तो विलाय क्या होता है, फिंगर लाइक पोजीशंस होते हैं, उनको हम विलाय कहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे क्या हो, एब्जॉर्प्शंस फास्ट हो सके। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी हमने डाइजेशन जो है वो कंप्लीट किया है, किसमें, एनिमल्स में और प्लांट्स में। अब आगे हम बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज टू रिलीज इमर्ज एट द सेलुलर लेवल। तो जो रेस्पिरेशन है
वो क्या करता है, वो फूड को ऑक्सीडाइज करके और एनर्जी रिलीज़ करता है। कहाँ? सेलुलर लेवल पर। इसको समझते हैं क्या है सेलुलर लेवल पर। समझिएगा, सेल के अंदर आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अभी डाइजेशन में आपने पढ़ा था एसिमिलेशन, तो ये एसिमिलेशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड का। तो यहाँ फूड तो सेल के अंदर पहुँच गया है, तो यानी जो ग्लूकोज के फॉर्मेट में फूड पहुँच गया है। इसी तरीके से यहाँ ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है। अभी ट्रांसपोर्टेशन में हम समझेंगे कैसे ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो यहाँ जो प्रोसेस होता है, ये फूड और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी फॉर्म करते हैं, और ये एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्मेट में स्टोर होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। तो ये ग्लूकोज है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ अदर गैसेस भी जाती हैं, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है जब फूड का डाइजेशन हो रहा होता है, जब फूड का जब ब्रेक डाउन हो रहा होता है सेल के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस के ड्यूरेशन में, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन और जो हमारा फूड है वो रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाई फॉर्म करते हैं और वाटर एंड एटीपी। तो यही हमारी क्या है, इसको हम करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? आई होप आया होगा। अब देखो समझिएगा, कई बार स्टूडेंट्स मर्ज कर देते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। उनको यही डिफरेंस समझ नहीं आता, वो समझते हैं रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग है। नहीं, क्या है समझते हैं। रेस्पिरेशन, इट्स एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एनर्जी का प्रोड्यूस होता है, जबकि ब्रीदिंग के ड्यूरेशन कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। जबकि रेस्पिरेशन एक हमारा केमिकल रिएक्शन है, जबकि ब्रीदिंग हमारा फिजिकल चेंज है। जबकि रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर पार्ट काम करता है, सेल के अंदर भाग लेता है, जबकि जो ब्रीदिंग है वो केवल हमारे नोज़ और माउथ और हमारे लंग्स तक इन्वॉल्व होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ब्रीदिंग क्या है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, वाइल रेस्पिरेशन क्या है? मेकिंग द फॉर्म यूटिलाइज द फूड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द सेल, इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो अब आपके दिमाग में दो चीज़ें क्लियर हैं। रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी बनना, फूड से एनर्जी मिलना, ये हमारा रेस्पिरेशन है। तो ब्रीदिंग क्या है? जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, ये क्या हमारा ब्रीदिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ये भी डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक? अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। जबकि हमारे पास क्या है, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस 38 एटीपी। जो रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो 38 एटीपी के फॉर्मेट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो एनारोबिक में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि एरोबिक में 1 ग्लूकोज है मॉलिक्यूल्स है वो 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, और जबकि एनारोबिक बैक्टीरिया और ईस्ट में होता है। आया समझ में या नहीं? आई होप आया होगा, लेकिन अब और अच्छे से समझ में आने वाला है। इससे पहले, क्योंकि बहुत बार वर्ड यूज़ हो चुका है एटीपी, एटीपी इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज़ एटीपी? द वर्ड एटीपी स्टैंड फॉर एड्रीनल ट्राइफॉस्फेट, ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको क्या कहते हैं? ये हमारा एड्रीनल ट्राइफॉस्फेट है, याद रखना फुल फॉर्म। और इसको क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जितना हमारी सेल्स के पास एटीपी स्टोर होगा उतना ही हम काम कर पाएंगे। तो जैसे कि आप मार्केट जाते हैं ना, जितना पैसा है उतनी ही परचेजिंग कर सकते हैं, तो सेम उसी तरीके से जितना आपके पास पैसा है उतना ही सब्सटेंस को उतना ही आप काम कर पाएंगे। समझते हैं कैसे जो हमारा पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है समझते हैं। ग्लूकोज यहाँ कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि C6H12O6। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं? जो साइटोप्लाज्म के अंदर पहुँचता है तो पायरुवेट और एनर्जी और कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स बचते हैं।
तो पायरुवेट के अंदर पहुंचता है। अब ये क्या है कि हमारा यहाँ समझिएगा, यहाँ बहुत अच्छे से, और ये कई बार आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाता है एग्ज़ाम में, और कई बार एमसीक्यूज़ में आ जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, एक फ्लो चार्ट के तौर पे याद रखना है। तो अब देखो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, ईस्ट क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये ह्यूमन बॉडी में भी होता है। जब क्या करते हो आप, वर्कआउट करते हो, तो ऑक्सीजन की सप्लाई उतना नहीं होने पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है जब मसल्स में, तो वहाँ लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी बनाता है। यहाँ भी कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, इन्हीं लैक्टिक एसिड की वजह से आपको क्रैम्प आते हैं जब एक्सरसाइज करते हो। तो अगला देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के फॉर्मेट में एनर्जी बनती है। तो ध्यान रखने वाला है कि ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में है, ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये 2 हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो ईस्ट और ह्यूमन मसल्स बॉडी में होते हैं। आया समझ में या नहीं? तो ध्यान रखने का है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें इसको ड्रॉ करने का, तभी आपको और अच्छे से चीज़ें याद हो पाएंगी, और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा समझते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ गैसेज का ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द environment, however they do not have special respiratory structure। तो प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता जैसा कि एनिमल्स में होता है। हमारे पास लंग्स हैं, प्लांट्स के पास लंग्स नहीं है, लेकिन वो अभी ध्यान रखा होगा स्टोमेटा, उसके थ्रू जो गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो कैसे करते हैं प्लांट्स, कहाँ से करते हैं? प्लांट्स करते हैं गैस का एक्सचेंज इन लीव्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू द डिफ्यूजन ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा एंड सेल ऑफ द लीव। देखो स्टोमेटा के थ्रू, ये मैं बता रहा था कि स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन ये रेस्पिरेशन होता कैसे है? डिफ्यूज़न की तरह। आपने ग्रेड 9th में पढ़ा होगा सेल, तो वहाँ डिफ्यूज़न पढ़ा होगा कि जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। अच्छा, और सेम तरीके से रूट्स में भी डिफ्यूज़न से होता है। तो प्लांट्स हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं थ्रू लीव्स, थ्रू रूट्स और स्टेम्स के थ्रू, ठीक है। और जो स्टेम्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको कहते हैं लेंटिकल्स। क्या होते हैं? इन स्टेम्स द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द स्टेम्स दैट इज़ कॉल्ड लेंटिकल्स। तो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं लीव्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू और स्टेम्स के थ्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कई बार कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो समझते हैं क्या ऑक्सीजन देते हैं, वो प्रोसेस क्या होती है? वो उनका प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन, जब वो अपना फूड बना रहे होते हैं, और ये प्रोसेस केवल होती है दिन में। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। लेकिन नाइट टाइम में जब कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तब क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन। जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो डे टाइम प्लांट्स हैं वो केवल ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते, दोनों प्रोसेस दिन में कंटिन्यूस होती है। लेकिन एक समझिएगा, अगर आपने मुझसे 2 रुपये लिए हैं और मैंने आपको 10 रुपये दिए हैं तो आप क्या कहोगे? जय सर ने मुझसे 2 रुपये ले लिए? नहीं, आप क्या कहोगे? जय सर ने मुझे 8 रुपये दिए। तो जो डे टाइम में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा होता है, प्लांट्स ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन देते हैं। जबकि रात में प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ ही नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है वो नहीं होती है, तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते हैं। आया समझ में? यानी आई होप ये भी डाउट्स आपका आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं और इनको ध्यान से, आपको डायग्राम लेबलिंग करने के लिए आएगा तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है हमारा नोजल कैविटी, ये नोजल कैविटी, फिर हमारा क्या है? फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया, लंग्स, फिर जो ट्रैकिया के बाद फिर जो हमारा ब्रोंकाइज
और ब्रोंकाई से ब्रोंकी और ब्रोंकी से एल्वेलाई। और ये एल्वेलाई के अंदर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से जो हमारा ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये इसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन्स जो हम लोग इनहेल करते हैं ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ये हमारी बॉडी में चला जाता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा इसी के थ्रू बॉडी से हम एक्सहेल कर देते हैं। तो ये देख रहे हो ब्लड वेसल, ट्रांसपोर्टेशन में और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये इसके थ्रू ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। अब ये लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं रिब्स। ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या हैं? पहला है एयर इज़ टेकन थ्रू द नोजल, फाइन हेयर फिल्टर द एयर। तो जो देखो नोज़ से जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो यहाँ म्यूकस और छोटे छोटे से हेयर होते हैं जो क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। एयर मूव्स इन टू द ट्रैकिया हैज़ रिंग्स कार्टिलेज इंश्योर द पासिस डज नॉट कोलैप्स। तो ये जो अभी जो हमने देखा था, जो हमारा ट्रैकिया में क्या है, ये छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको क्या कहते हैं, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम मेक श्योर करना होता है कि ये क्या ना करें, ये कोलैप्स ना करें। इसकी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ ट्रैकिया, एयर मूव्स थ्रू लंग्स, हैज़ ब्रोंकाई लीडिंग टू द ईच लंग्स। तो ये ब्रोंकाई से होते हुए हमारे हर एक लंग्स में पहुंचता है। फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू द bronchioles, end of bronchioles which is alveoli, air escapes and gaseous exchange take place in alveoli due to high surface area। तो सरफेस एरिया एल्वेलाई में ज़्यादा होता है। क्यों एल्वेलाई में ज़्यादा होता है? क्योंकि ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ गैस का एक्सचेंज होता है। फिर कैपिलरीज सराउंडेड थ्रू द एल्वेलाई टेक ऑक्सीजन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। तो इसी थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचता है और वहाँ से क्या लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आते हैं, तो हम बॉडी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन है उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा या आप उसको नहीं समझ पा रहे तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। I hope you enjoy this class. Thanks for joining. Have a great day.